डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 है जो स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वो डिस्कस करेंगे। और जो ये चैप्टर है मेनली उन टेक्नोलॉजी उन स्ट्रेटजीज के बारे में रहेगा जो फूड प्रोडक्शन है, जो खाद्य पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि हमको पता है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसकी जो नीड है फूड फूड की, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और उसको पूरा करने के लिए जो लिमिटेड लैंड है, तो लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते, जो लैंड तो लिमिटेड ही है जिसके ऊपर खेती बाड़ी वगैरह है वो की जा सकती है। तो उसके अंदर ही हम कुछ टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ज़्यादा जो फूड प्रोडक्टिविटी है उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी से बढ़ा सकते हैं। तो वही टेक्नोलॉजी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर है 3 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम मेनली इंट्रोडक्शन और जो अलग अलग जो पोल्ट्री फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, एपीकल्चर है, इनके बारे में है जो वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नीड इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो संसार की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फूड प्रोडक्शन है उसमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मेजर रोल किनके द्वारा प्ले किए जा सकते हैं? बायोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। जो हम अलग अलग जानवरों को पालते हैं अलग अलग मकसद के लिए, जैसे दुग्ध मिल्क प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, ऊन वगैरह के लिए भी, और खासकर खाने से रिलेटेड, यदि एग्स से रिलेटेड, मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड हम अलग अलग जानवरों को पालते हैं तो वो एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है। और प्लांट ब्रीडिंग में जो हम अलग अलग स्पीसीज यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो उनको बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से, बायोलॉजी में अलग अलग जो मेथड होती हैं उनकी मदद से उनको हम अच्छे ढंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, ये हम डिटेल में देखेंगे इसी चैप्टर में, जिसके अंदर एम्ब्रियो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि जो अलग अलग स्पीसीज के हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी प्लांट्स के अंदर यूज की जाती है, जिसके अंदर एक जो एडवांस प्लांट होते हैं अच्छे, जिसके अंदर करेक्टर्स हैं, उनके कुछ टिश्यू पोर्शन लेके हम उनको लैब में तैयार करते हैं, जो स्मॉल प्लांटलेट्स। और जैसे ही वो छोटे पौधे में बदल जाते हैं, जो टिश्यू हैं उत्तक हैं, तो उनको फिर हम अलग अलग जगह पे खेती में उनको यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में उगाने में इस्तेमाल करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं सबसे पहले। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। इसके अंदर क्या जाते हैं? वो खेतीबाड़ी से संबंधित सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन, और एंड रेजिंग का मतलब उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाना। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो भी हम पशुधन जिसको बोलते हैं, अलग अलग जानवरों को पालते हैं, तो उसमें उनकी ब्रीडिंग और उनका रेजिंग, उनकी संख्या बढ़ाने से रिलेटेड जितनी भी हम अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। Deals with care and breeding of livestock like buffaloes, cows, pigs, horse, cattle, sheep, camel, goat, etc. that are useful to humans। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? केयर मतलब देखभाल, ब्रीडिंग मतलब उनका जो प्रजनन है अलग अलग जानवरों का, जिसमें बुफैलो भैंस, गायें, सूअर, घोड़े, कैटल्स, अलग अलग जो मवेशी हैं उनके अंदर, जैसे सिप हैं, भेड़ है, कैमल, ऊंट, गोट, बकरी। तो ये सारे आ जाते हैं जो जो इंसानों के लिए हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। एनिमल लाइक बीज, सिल्क वॉर्म, प्रॉन्स, क्रैब, फिश, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शिप एंड कैमल्स फॉर द प्रोडक्शन लाइक द मिल्क, एग्स। तो इनके अंदर ये भी जीव आ जाते हैं, जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खी, सिल्क वॉर्म जो सिल्क के कपड़े के लिए, जो रेशे के लिए तैयार किए जाते हैं, प्रॉन्स हैं झींगे, क्रैब केकड़े, फिश मछलियाँ, बर्ड्स जो अलग अलग पोल्ट्री फार्मिंग के बर्ड्स वगैरह होते हैं, पिग्स, कैटल, सीप, तो कैमल, ये सारे जीव भी आ जाते हैं जिनको हम मिल्क, एग्स, अलग अलग मकसद के लिए इनको पालते हैं, वूल के लिए भी, सिल्क के लिए भी, हनी के लिए भी। तो ये भी एनिमल हस्बेंड्री में आ जाते हैं। आल्सो इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। और इसमें पोल्ट्री फार्मिंग है मतलब जो पक्षियों को पालना, और जैसे जो हैन है, मुर्गे हैं वो पाले जाते हैं। फिशरीज मतलब मत्स्य पालन, जिसमें मछलियों को पाला जाता है। फिशरीज के अंदर रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग। रियरिंग का मतलब होता है पालना, और कैचिंग का मतलब उनको पकड़ना, और सेलिंग का मतलब बेचना। जो मछलियों को
जो उनके पालन पोषण में अलग अलग एक्टिविटी की जाती हैं। और साथ में मछलियों के अलावा मोलस्क, सैल्ड फिश होती हैं, जो अलग अलग स्क्विड वगैरह होती हैं, और जैसे ऑक्टोपस वगैरह होती हैं, और क्रेस्टेशियंस, इसके अंदर प्राण और क्रैब्स आ जाते हैं। तो इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को पालना, उनको पकड़ना, उनको बेचना, वो सारी एक्टिविटी फिशरीज में आ जाती हैं। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। तो जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन मतलब जो अलग अलग हमने जानवर देखे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो 70% जानवर हैं वो भारत में और चाइना में पाए जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%। लेकिन यदि वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस का यदि हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो इनसे जो हम अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो उस मामले में केवल दोनों देश ये 25% ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। और जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट है वो काफ़ी लो है इस हिसाब से देखा जाए तो। Newer technology applied to animal breeding and care with conventional practice to achieve improvement in quality and productivity। तो जो हम नई नई टेक्नोलॉजी है वो भी यूज करते हैं एनिमल ब्रीडिंग में, जो जानवरों के प्रजनन में और उनकी देखभाल में अलग अलग टेक्नोलॉजी मशीनें आ गई हैं जो कि सारा काम वगैरह वो देखती हैं। और साथ में जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, जो हम पारंपरिक तौर पे जो बहुत सारी विधियां हैं पुराने ज़माने से यूज करते आ रहे हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, जो गुणवत्ता है और जो पैदावार है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स की, उनको हम बढ़ा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। तो जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और जिनके अंदर हम उनको रखते हैं एनिमल्स को, वो उनको फार्म बोलते हैं। तो उनका मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल अप्रोच टू बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम प्रोफेशनल का मतलब है बिल्कुल अच्छे ढंग से जिसके ऊपर रिसर्च की गई हो, तो उन पहलुओं को देखते हैं इसमें, ताकि क्या किया जा सके। बूस्ट बूस्ट का मतलब है बढ़ाया जा सके क्या, आवर फूड प्रोडक्शन, हमारे जो खाद्य आपूर्ति है, खाद्य पैदावार है, उसको बढ़ाया जा सके। किसके साथ, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट, जो हम पारंपरिक तौर तरीके यूज करते आ रहे हैं, तो उनको ही हम इम्प्रूव करते हैं इसमें। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, डायरी फार्म मैनेजमेंट आ जाता है, मतलब जो दुग्ध से रिलेटेड जो भी जानवर पाले जाते हैं, पोल्ट्री में बर्ड्स पाले जाते हैं जो, और एनिमल्स ब्रीडिंग में जो एनिमल्स के प्रजनन की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके अंदर जो डिजायरेबल करैक्टर है, हम अलग अलग स्पीसीज से लेके एक नई स्पीसीज तैयार करते हैं। बी कीपिंग में क्या होता है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है शहद के लिए, वैक्स के लिए, अलग अलग जो सब्सटेंस है वो प्राप्त करने के लिए फिशरीज में मत्स्य पालन, तो ये सारे आ जाते हैं। और इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डायरी फार्म मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, उन एनिमल्स का हम मेनली इसमें प्रबंधन करते हैं जो कि मिल्क और इट्स प्रोडक्ट, जो दूध और दूध से बने पदार्थों को ह्यूमन कंजप्शन के लिए प्रदान करते हैं। डील विद प्रोसेस, तो इसके अंदर उन प्रोसेस के साथ डील किया जाता है, उन प्रोसेस को समझा जाता है, प्रक्रियाओं को समझते हैं। और सिस्टम, ऐसे तंत्रों को समझा जाता है जो कि इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क, जो जो दूध की गुणवत्ता है और जो दूध की पैदावार है उसको बढ़ा सके। मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन फार्म। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है मेनली वो किस चीज़ पे निर्भर करती है कि हम किस प्रकार के जो नस्ल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्म के अंदर। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या क्या हैं जिससे हम मैनेजमेंट के जो मेन जो प्रबंधन के मेन मेन जो कंपोनेंट घटक हैं, किस किस पे जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, अच्छी नस्लों का चुनाव करना। हैविंग हाई यील्ड पोटेंशियल, जिसके अंदर अच्छा खासा अक्षमता हो। हाई यील्डिंग का मतलब गुणवत्ता, जिसको पैदावार देने की, जैसे मिल्क प्रोडक्शन की अच्छी पोटेंशियल उसके अंदर। कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीज, और साथ में उनके बीमारी वगैरह लगने के भी उनके अंदर जो चांसेज हैं वो कम होने चाहिए। कैटल हैव टू बी वेल लुकड आफ्टर, जो मवेशी हैं अलग अलग जो काऊ फैलो हैं, तो उनकी अच्छे ढंग से संभाल भी होनी चाहिए। हाउस वाइल्ड, उनको अच्छे ढंग से रख रखाव रखना चाहिए उनका। शुड हैव एडिक्वेट वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री, तो उनके जो पानी वगैरह है उसकी भी सप्लाई अच्छी खासी होनी चाहिए। और साथ में उनको बीमारियों से भी दूर रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनके जो वैक्सीनेशन है, इंजेक्शन वगैरह है वो भी लगवाते रहना पड़ता है। उनकी जो डिजीज वगैरह है, कोई भी बीमारी आती है तो उसको चेकअप भी जरूरी होता है। फीडिंग इन साइंटिफिक मैनर, और उनको जो खाना है वो भी वैज्ञानिक तरीके से दिया जा सकता है। जैसे जो फोडर है उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है और उसकी जो मात्रा है वह कितना देना चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें कौन से हैं, तो वो उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है इसके अंदर।
stringent cleanliness and hygiene while milking, storage and transport of the milk and its products। तो जो लगातार जो साफ सफाई होती हैं और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है किस चीज़ में, मिल्किंग मतलब जो दुग्ध वगैरह हम निकालते हैं, और जो स्टोरेज उसका भंडारण करते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मिल्क और इट्स प्रोडक्ट का, तो उस टाइम पे जो साफ सफाई है उसका भी ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है मैनेजमेंट का। रेगुलर इंस्पेक्शन, साथ साथ में लगातार जांच पड़ताल की ज़रूरत रहती है विद प्रॉपर रिकॉर्ड, जिसमें हर एक चीज़ का एक लेखा जोखा रहता है, रिटर्न में रहती है इन्फॉर्मेशन। कीपिंग बाय ए वेटरनरी डॉक्टर, और जो पशु चिकित्सक होते हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनकी मदद ली जाती है इसमें। हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई प्रॉब्लम, तो उनको किस चीज़ के लिए रखा जाता है, ताकि कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज़ हैं, उनका पता लगाया जा सके, और उनको रेक्टिफाई का मतलब उनको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है उसके अलग अलग जो कंपोनेंट देखें, जैसे फीडिंग से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि उसका जो राशन वगैरह है, मिक्स्ड राशन दिया जाए, कंसनट्रेट्स का मतलब किस मात्रा में दिया जाए, ग्रेजिंग का मतलब उनको चरने से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं। हेल्थ में हम देख सकते हैं बॉडी कंडीशन स्कोरिंग, मतलब बॉडी कंडीशन क्या है उसकी स्कोर रखना, क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट क्या कुछ है, उस हिसाब से उनको जो अलग टाइम से पहले ही इम्यूनाइजेशन वगैरह प्रोवाइड करना। मेटाबॉलिक स्टेटस का मतलब है शरीर किस तरीके से काम कर रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज है उनका ध्यान रखना, तो ये हेल्थ में आ जाती है। रिप्रोडक्शन में हर्ड मैनेजमेंट, जो झुंड है उनको मैनेज रखना, उनसे रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, एस्ट्रियस डिटेक्शन, क्लेविंग, रिप्रोडक्शन, तो ये अलग अलग कंपोनेंट आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। इसी प्रकार से बिहेवियरल एनालिसिस में बिहेवियर्स हैं वो चेक किए जाते हैं एनिमल्स के टाइम टू टाइम। और इकोनॉमिक्स में अलग अलग जो अर्थशास्त्र से जो पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी हैं वो इसके अंदर देखी जाती हैं, जहाँ जहाँ भी पैसा वगैरह लगता है, जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स हैं, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स हैं, वेटरनरी ट्रीटमेंट्स हैं, जो दवाइयों का खर्चा वगैरह है, तो वो इनके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें अलग अलग कंपोनेंट है वो समझ सकते हैं, इनके एक एक दो दो पॉइंट हैं वो याद रख सकते हैं। उसके बाद है ये हम अलग अलग पिक्स हैं वो देख सकते हैं, जो कि एक डायरी फार्म मैनेजमेंट में देखने को मिलती हैं। जैसे ये वेटरनरी डॉक्टर है, ये चेक कर रहा है जो अलग अलग जो बिहेवियर वगैरह है, फूड का जो फॉडर दिया जा रहा है उनका न्यूट्रिएंट्स, उनकी क्वालिटी कैसी है, और जो साइंटिफिक तरीके से जो खाना दिया जाता है पशुओं को, वो इस पिक में हम देख सकते हैं। जो अलग अलग जो मशीनें हैं, बड़े लेवल पर जो मशीनें हैं तो वो लगाई जाती हैं, वो इंस्टॉल की जाती हैं। और ये जो मिल्किंग है, मिल्किंग से रिलेटेड जो कंटेनर है, इनके अंदर ऑटोमेटिक पंप होते हैं जो कि जो मिल्क है वो निकालते रहते हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए ज़्यादा मैन पावर वहाँ पे यूज नहीं किया जाता। उसके बाद है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या है, जो बर्ड्स वगैरह हम यूज करते हैं तो उनका रख रखाव हम देखेंगे। पोल्ट्री के अंदर क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, मतलब वो पक्षी आ जाते हैं जो हम घरेलू अलग अलग फायदे के लिए, जैसे फूड एंड एग्स के लिए उनको पालते हैं। फाउल का मतलब बर्ड्स, और इंक्लूड इसके अंदर क्या आ जाते हैं, चिकन आ जाते हैं। चिकन मतलब जो हैन वगैरह हैं, कॉक्स वगैरह हैं, डक बत्तख आ जाते हैं, और समटाइम्स जो तुर्की और गीज हैं ये भी आ जाते हैं। ये भी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं इसके, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, तो ऐसी नस्ल का इस्तेमाल करना जो कि डिजीज फ्री हो, जिसको आसानी से बीमारी वगैरह ना लगे, जो बीमारियों के प्रति अच्छे तरीके से जो इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्टेबल ब्रीड्स का मतलब है, मतलब ऐसी नस्ल रखनी है जो कि उचित हो, सही ढंग से उनका रख रखाव किया जा सके। प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, जो फार्म के अंदर जो कंडीशन है, जो उनको एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, तो जो भी जो टेम्परेचर वगैरह का ध्यान रखा जाता है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए और सुरक्षित रहनी चाहिए। प्रॉपर फीड एंड वाटर, तो उनको जो खाना है और जो उनको पानी है वो भी सही टाइम पे उचित मात्रा में सप्लाई किया जाना चाहिए। हाइजीन एंड हेल्थ केयर, जो स्वच्छता है और जो स्वास्थ्य है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो पोल्ट्री फार्म है उसके अंदर जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, और उनके अलग अलग कंटेनर लगाए गए होते हैं। किसी में पानी की सप्लाई की जाती है, किसी में फोडर जिनको खाना वगैरह दिया जाता है उसकी सप्लाई रहती है, और टाइम टू टाइम इनका चेकअप भी होता है, डिजीज़ चेक की जाती हैं। और जो भी यदि इनके अंदर कोई डिजीज़ आ जाती है तो टाइम टू टाइम इंजेक्शन वगैरह है वो भी दिए जाते हैं। एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में क्या होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें पशुओं को पाला जाता है तो उसके अंदर इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है।
एम क्या होता है इसका, एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एनिमल्स हैं उनकी जो संख्या है, उनसे जो पैदावार वगैरह है उनको बढ़ाना, और साथ में जो प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट वगैरह है वो देते हैं उनकी क्वालिटी में सुधार करना, मनचाहे सुधार करना, वो एनिमल ब्रीडिंग से ही पॉसिबल होते हैं। ब्रीड क्या है, नस्ल जिसको बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट। मतलब क्या है इसका, कि एक ग्रुप होता है एनिमल्स का जो कि रिलेटेड बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब जिनके जो वंशज हैं वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर। तो काफ़ी सारे करेक्टर में सिमिलरिटी पाई जाती है, जैसे उनकी जर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से उनको देखने से बता सकते हैं, फीचर्स उनके जो अलग अलग लक्षण हैं, साइज हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, तो बॉडी स्ट्रक्चर है जो वो एक ही जैसी दिखाई देती हैं, तो उसको नस्ल बोला जाता है, ब्रीड बोला जाता है। इन ब्रीडिंग क्या होता है, व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, जब एक ही नस्ल के बीच में जो ब्रीडिंग करवाई जाती है उसको इन ब्रीडिंग बोलते हैं। आउट ब्रीडिंग क्या होता है, जब अलग अलग नस्लों के बीच में, स्पीसीज ये एक ही है, एक ही स्पीसीज की अलग अलग नस्ल होती हैं, तो उनके बीच में, अलग अलग नस्लों के बीच में यदि क्रॉसिंग करवाया जाए, क्रॉसिंग का मतलब है जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग नस्लों से लिए जाते हैं, एक जो मेल है वो अलग नस्ल से लिया जाता है, फीमेल अलग नस्ल से, उनसे फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, और जो एक हाइब्रिडाइज बनता है, कम्बिनेशन बनता है, तो एक नई स्पीसीज को वो रिप्रेजेंट करता है, एक नई नस्ल वहाँ पे बनती है। उसके बाद है ब्रीडिंग सिस्टम में इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, दो टाइप हैं इसके। और इन ब्रीडिंग में क्लोज ब्रीडिंग आ जाती है, जिसके अंदर जो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। एक लाइन ब्रीडिंग आ जाती है, लाइन ब्रीडिंग का मतलब है एक जो वंशावली है, एक साइड से जो आ रही है फैमिली हिस्ट्री, तो उसमें उसके अंदर भी ब्रीडिंग करवाई जाती है। आउट ब्रीडिंग में प्योर ब्रीडिंग आ जाती है, लाइन क्रॉसिंग आ जाती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसके अलग अलग टाइप होते हैं जो हायर क्लासेज में ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि ब्रीडिंग मेनली टू टाइप की होती है, और इनके अंदर जो मेन मकसद है इसका क्या होता है, वो क्वालिटी, और क्वालिटी को ज़्यादातर इम्प्रूव करना होता है। उसके बाद इन ब्रीडिंग देखते हैं, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। तो 4 से 6 पीढ़ियों में, मतलब बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल रिलेटेड एक दूसरे के साथ, जो मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जैसे एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे बढ़ते रहते हैं तो उनके बीच में मीटिंग वगैरह वो करवाई जाती है। 4 to 6 जनरेशन का उनके बीच में रिलेशन रहना चाहिए, 4 पीढ़ियों का रिलेशन होता है उनके बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में। सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। तो जो नस्ल है उसके अंदर सुपीरियर मेल का मतलब है वो मेल जिसके अंदर अच्छे करेक्टर्स हैं, सुपीरियर फीमेल जो औरों से अच्छी फीमेल है, मतलब जिसके अंदर अच्छे करेक्टर हैं, तो उनकी जो ब्रीडिंग है, उनके जो उनके उनको आइडेंटिफाई किया जाता है पहले, और उसके बाद मेटिड का मतलब है उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है, वो करवाई जाती है। सुपीरियर फीमेल क्या होती है, काऊ और बुफैलो, मतलब गाय या भैंस होती है जो कि ज़्यादा मिल्क है वो प्रोड्यूस कर सकती है, पर लैक्टेशन का मतलब है हर एक उसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जो भी अलग अलग टाइम पीरियड में जो मिल्क प्रोडक्शन करती है, तो उसमें जो उसकी मिल्क है, उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है, उसको सुपीरियर फीमेल बोला जाता है। सुपीरियर मेल क्या हो जाता है, वो बुल आ जाते हैं इसके अंदर, विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी, जिसके जो आगे बच्चे होते हैं, बछड़े वगैरह होते हैं, वो कैसे मिलेंगे, वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट मिलेंगे, हेल्थी मिलेंगे। प्रोजेनी obtained from such mating are evaluated and superior males and females among them are identified for further mating। तो इनकी जो प्रोजेनी है, जो ऐसे मेटिंग से, ऐसी फर्टिलाइजेशन से जो बनते हैं, उनको इवेलुएट, उनको जांचा परखा जाता है, अच्छे ढंग से उनकी पड़ताल की जाती है, और जो सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स हैं अमंग दैम, तो उनके जो प्रोजेनी है उनके अंदर भी फिर ऐसे ही सुपीरियर मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और उनकी फिर आगे मेटिंग करवाई जाती है। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगसिटी। तो इसकी वजह से होमोजाइगसिटी का मतलब है जो प्योरिटी है वो बढ़ती है, कोई एक्स्ट्रा करेक्टर नहीं आता है, जो अच्छे गुण हैं उनकी मात्रा बढ़ती रहती है। यूज्ड टू इवोल्व ए प्योर लाइन इन एनिमल, और इसके द्वारा प्योर लाइन का मतलब है कि एक स्पेसिफिक करेक्टर हैं वही रहते हैं, कोई मिक्सअप वहाँ पे देखने को मिलता है, उनको विकास करने के लिए, उनका विकास करने के लिए इन ब्रीडिंग यूज की जा सकती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स।
तो इसमें सुपीरियर जीन्स हैं वो इसमें इकट्ठे होते रहते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन लेस डिजायरेबल जीन्स हैं वो इसके अंदर खत्म होते रहते हैं। एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे हार्मफुल रिसेसिव जीन इकट्ठे होते रहते हैं जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो ज़्यादातर जो डिजीज होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर वो रिसेसिव फॉर्म में पाई जाती हैं। और यदि होमोजाइगसिटी इंक्रीज हो रही है तो रिसेसिवनेस भी, वो रिसेसिव के भी होमोजाइगस नेचर के आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो डिजीज है वो देखने को मिलेगी। दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, तो जिसको हम सिलेक्शन के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन वही है, कंटिन्यूस एंड क्लोज ब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी। तो इससे क्या है, जो फर्टिलिटी है मतलब जो अच्छे ऑफस्प्रिंग पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, और जिसकी वजह से जो पैदावार है, जो अलग अलग नस्ल हैं उनकी जो संख्या है वो भी कम हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सिलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। इसमें क्या किया जाता है, एनिमल्स का सिलेक्शन इस बेस पे किया जाता है कि सुपीरियर हैं वो, लेकिन उनकी जो मेटिंग है अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स के साथ ही करवाई जाती है। मतलब वो 4 to 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो वो अलग नस्ल एक ही हो सकती है, लेकिन जो उनके अंदर जो रिलेशन है वो नहीं मिलना चाहिए, तो उनके बीच में ब्रीडिंग करवाते हैं। तो ये जो चांसेज हैं, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशंस हैं उनके चांसेज को कम किया जा सकता है। आउट ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। तो इसमें क्या किया जाता है, अनरिलेटेड मतलब कोई रिलेशन नहीं होता इनके अंदर, तो उनके बीच में इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग है वो करवाई जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, और उनकी नस्ल एक ही होती है। तो टाइप क्या होते हैं इसके, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये इसके अंदर आ जाते हैं आउट ब्रीडिंग में। तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ दियर पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब फैमिली हिस्ट्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक उनका कोई कॉमन एंसेस्टर, मतलब उनका कोई पूर्वज एक नहीं होना चाहिए, मतलब एक पूर्वज की संतान नहीं होनी चाहिए, वो 4 से 6 जनरेशन तक उनके पूर्वज मिलने नहीं चाहिए आपस में। तो उन एनिमल्स के बीच में मेटिंग करवाई जाती है इसमें। और जो बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स विद लो मिल्क प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ रेट इन द बीफ कैटल एक्सेट्रा। तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किन एनिमल्स में, जिनकी जो लो मिल्क प्रोडक्टिविटी होती है, दुग्ध उत्पादन कम होता है, ग्रोथ रेट इन बीफ, बीफ का मतलब होता है जो मांस होता है मवेशियों से जो यूज किया जाता है, तो उसका जो ग्रोथ रेट है यदि वो कम है तो उनके अंदर ये बड़ा अच्छा एक स्टेप होता है जिसके द्वारा जो ये प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर ये सिंगल आउट क्रॉस ओपन हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा है हमने कि जिसके अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, बीमारी आने के चांस बढ़ते रहते हैं, तो उसको भी इस चीज़ के द्वारा सोल्व किया जा सकता है। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर क्या जाता है, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। इसमें नस्ल ही चेंज कर दी जाती हैं, एक नस्ल का जो सुपीरियर मेल है और दूसरे नस्ल की जो सुपीरियर मेल फीमेल के साथ है जो उनकी मेटिंग करवाई जाती है। डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड, जिससे क्या होगा, जो उनके मन चाहे, जो हमारे जो मन मर्जी के जो गुण हैं, जो जो गुण हम चाहते हैं, तो उनको कंबाइंड किया जा सकता है अलग अलग ब्रीड्स के गुणों को। प्रोजेनी हाइब्रिड, जो उनसे प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एक मिक्स नस्ल के होते हैं और जो कमर्शियल प्रोडक्शन पे यूज किए जाते हैं, मतलब व्यापारिक पैमाने पे फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स सुपीरियर टू एग्जिस्टिंग ब्रीड्स। अब इनको किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, नई नई जो स्टेबल ब्रीड्स होती हैं उनको बढ़ाने के लिए। स्टेबल का मतलब है जो ज़्यादा चेंज में ना जाए। टू एग्जिस्टिंग ब्रीड्स, तो एग्जिस्टिंग ब्रीड्स में कुछ सुधार करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे है हिसारडेल ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड इन पंजाब। पंजाब के अंदर ये जो शिप की जो ब्रीड है, नस्ल है, वो तैयार की गई है। और इसी तरीके से जो बीकानेरी है, बीकानेरी ईव्स हैं और मैरियनो रैम्स हैं, तो ये भी अलग अलग
जो नस्ल हैं वो तैयार की गई हैं कैटल्स की, तो वो क्रॉस ब्रीडिंग का ही एक रिजल्ट है। उसके बाद है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन टू स्पीसीज, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सअप करना। तो मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड। तो अलग अलग स्पीसीज, यहाँ पे स्पीसीज ही चेंज की जाती हैं, तो उनके जो स्पीसीज के जो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर हैं मेल और फीमेल, उनके बीच में जो मेटिंग है, जो फर्टिलाइजेशन है वो करवाई जाएगी। प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर दोनों माता पिता हैं उनके करेक्टर्स, जो डिजायरेबल करेक्टर्स हैं, जो हम मनचाहे करेक्टर्स हैं वो लेके आ सकते हैं। और मे बी ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू, जो कि ज़्यादा मतलब पैसे वाइज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो जैसे मूल होता है, जो खच्चर होते हैं उनका ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात अलग है कि वो आगे फर्टाइल नहीं होते हैं, ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो इनसे हम अलग अलग स्पीसीज से, जैसे हॉर्स और डंकी से, इनके बीच में जो मेटिंग करवाई जाती है तो उनसे मूल है वो पैदा होते हैं। कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसको किस विधि से यूज इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, मेल से जो सीमन है वो कलेक्ट किए जाते हैं और उनको आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड जो एक्टिविटी होती है उनके द्वारा फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर उनको भेजा जाता है। तो इसमें क्या है, सीमन इज कलेक्टेड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सेलेक्टेड फीमेल बाय ब्रीडर। ब्रीडर मतलब जो भी प्रजनन उनके बीच में करवा रहा है तो उनके द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है। सीमन में बी यूज्ड इमीडिएटली। सीमन जो कलेक्ट किया है मेल से, तो वो हो सकता है एकदम से यूज किया जाए, या फिर हो सकता है उसको फ्रोजन मतलब उसको ठंडे कंटेनर में रखा जाता है और उसको बाद में भी यूज किया जा सकता है। आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म। तो उसको हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा भी जा सकता है फ्रोजन फॉर्म में ही। टू वेयर फीमेल इज हाउस्ड, जहाँ पे फीमेल को रखा जाता है तो वहाँ पे भी हम इसको बेच सकते हैं, लेकिन फ्रोजन फॉर्म में बेच सकते हैं क्योंकि यदि इसको नॉर्मल रखा जाए तो ये जल्दी ही इनकी जो स्पर्म्स हैं वो वाइएबल नहीं रहते हैं, उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। हेल्प अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। तो जो नॉर्मल मेटिंग्स के टाइम पे आने वाली जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इस विधि से ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उनसे निपटारा पा सकते हैं। और जो सक्सेस रेट होता है क्रॉसिंग का इज फेयरली लो इवन थो आर्टिफिशियल सेमिनेशन इज कैरिड आउट। फिर भी जो सक्सेस रेट होता है, क्योंकि नेचर के साथ छेड़खानी होती है, जो स्पीसीज हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो इंटरब्रीड कर सकें। एक स्पीसीज के मेंबर ही इंटरब्रीडिंग कर सकते होते हैं, जबकि दो स्पीसीज के मेंबर है वो इंटरब्रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन वो नेचुरली पॉसिबल नहीं होता। और यदि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हालांकि यूज किया जा रहा है, जो कि जो सक्सेस रेशियो से बढ़ जाना चाहिए जो फर्टिलाइजेशन का है, लेकिन फिर भी जो सक्सेस रेट का मतलब है जो इंडिविजुअल हैं वो ठीक ढंग से नहीं बन पाते हैं इसमें। तो हो सकता है उनकी पहले ही प्री मैच्योर डेथ हो जाती हैं, या हो सकता है जन्म के कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ हो जाए। तो बहुत ही कम चांस होते हैं इंटरस्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के सक्सेसफुल होने के। उसके बाद है MOET। तो ये भी एक टाइप की हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या रहता है, ए काऊ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन। एक काऊ के अंदर कुछ हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसी एक्टिविटी रखते हैं। क्या यूज करने के लिए, टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन, जिससे जो प्री मैच्योर जो ओव्यूल है जैसे ओव्यूलेशन वगैरह होती हैं तो उनको इंड्यूस करवाया जाता है इन हार्मोन्स की मदद से। एंड सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है, जैसे वैसे नॉर्मली तो जो फीमेल्स हैं वो एक एग ही प्रोड्यूस करती हैं एक टाइम में, लेकिन इस विधि से 6 से 8 एग भी वो प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं एक एग की बजाय। एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन इलाइट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड। तो हो सकता है कि जो एनिमल है जो ये सुपर ओव्यूलेशन करता है तो उसके साथ कुछ जो एलाइट का मतलब है जो अच्छी नस्ल के बुल से भी उनकी मेटिंग करवाई जाती है, या फिर उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड मतलब जो सीमन कलेक्ट करके आर्टिफिशियली रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर छोड़ा जाता है और जिसकी वजह से जो ब्रीडिंग है वो करवाई जाती है। फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, अलग अलग जो एग हैं 6 से 8 एग, वो जब 8 से 32 सेल की स्टेज में पहुंच जाते हैं, आर रिकवर्ड
नॉन सर्जिकली, उनको विदाउट सर्जरी, बिना चीरफाड़ करे उनको बाहर निकाला जाता है और सैरोगेट मदर्स के अंदर भेज दिया जाता है। सैरोगेट मदर्स क्या होती हैं? वो फीमेल होती हैं जो कि जिनके एग है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन वो जो यंग वंस हैं उनको प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे नॉर्मली तो यदि कोई फीमेल है वो फर्टिलाइजेशन उसका उसके अंदर जो एग्स का हो जाता है तो उसको एक लंबे पीरियड में जाना पड़ता है, जिस टाइम तक उसके जो एग प्रोडक्शन है वो रुक जाती है। तो इसके अंदर क्या है, जो एग प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ाई जाती हैं, और जो ये प्रेगनेंसी वाला जो काम होता है वो किसी दूसरी मदर से वो करवाया जाता है, जिसको सैरोगेट मदर्स बोलते हैं। जेनेटिक मदर, जो जेनेटिक मदर का मतलब जिसने एग प्रोड्यूस किए थे वो अवेलेबल रहती हैं फिर अदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन, तो उसके अंदर और ज़्यादा जो हम राउंड है सुपर ओव्यूलेशन के वो कर सकते हैं, जिससे हर बार 6 से 8 एग है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये कैटल्स जो मवेशी हैं, सीप्स बेड हैं, रैबिट खरगोश बुफेलो मेयर्स, जो मेयर्स क्या होती हैं, घोड़ियाँ होती हैं, तो उनमें ये यूज की जाती हैं। और हाई मिल्क यील्डिंग breeds of females and high quality lean meat with less lipid meat yielding bulls bred successfully। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मदर्स या जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, वो नस्लें इसमें ली जाती हैं, यूज की जाती हैं। और जो बुल हैं तो उनकी कौन सी प्रजाति यूज की जाती हैं, जो लीन मीट, लीन मीट का मतलब है बिल्कुल साफ मीट जिसके अंदर हो और जिसके अंदर लिपिड का कंटेंट है बिल्कुल कम हो, प्रोटीनस कंटेंट ज़्यादा हो, तो ऐसे जो मीट वाले जो बुल्स हैं उनको यूज किया जाता है, उनके बीच में जो ब्रीडिंग है वो सक्सेसफुली करवाई जाती है। और इससे टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम, तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, जो झुंड होता है, जो मवेशियों का झुंड है उसका जो साइज है थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो पिक से हम यहाँ पे आइडिया लेते हैं कि इसमें जो सुपीरियर काऊ है जैसे, और एक इलाइट बुल है, जो मतलब एक सुपीरियर मेल बोल सकते हैं, सुपीरियर बुल बोल सकते हैं। तो सुपीरियर काऊ के अंदर क्या किया जाता है, कुछ एफएसएच लाइक हार्मोन जो एक्टिविटी रखते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट का मतलब उनके शरीर में इंजेक्ट करवाया जाता है, जिससे फोलिकुलर मैचुरेशन होती है और सुपर ओव्यूलेशन के द्वारा 6 से 8 एग है वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। वैसे नॉर्मली एक एग ही एक टाइम पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से क्या है, नेचुरल मेटिंग भी करवा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो भी करवाई जा सकती है। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो एम्ब्रियो 8 से लेकर 32 सेल स्टेज में तो सैरोगेट मदर्स हैं, एम्ब्रियोज रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, तो बिना चीर फाड़ के क्या किए जाते हैं, जो एम्ब्रियो हैं वो निकाले जाते हैं उनसे। और उनके बाद जो ये जेनेटिक मदर है ये आगे के राउंड के लिए सुपरविलेशन के लिए तैयार रहती हैं। और जबकि जो एम्ब्रियो हैं वो अलग अलग मदर्स के अंदर, सैरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो यंग बेबीज वगैरह हैं जो भी उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बी कीपिंग, जिसको हम मधुमक्खी पालन भी बोलते हैं, साइंटिफिकली इसको एपीकल्चर बोला जाता है। एपीस वैसे मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम होता है, कल्चर का मतलब पालना, एपीकल्चर वहाँ से नाम बने हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, हाइव्स होते हैं छत्ते, किसके, हनी बीज के, मधुमक्खियों के छत्तों का मेंटेनेंस किया जाता है, इसमें रख रखाव किया जाता है, किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड एज्ड ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। एज ओल्ड का मतलब है काफ़ी साल पुरानी, जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है लघु उद्योग के रूप में, मतलब छोटे पैमाने पे काफ़ी टाइम पहले से ही यूज की जा रही है, जिसके अंदर शहद है उसके लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। हनी इज फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो शहद होता है उसका न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है, पोषण जो वैल्यू होती है उसकी वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड आल्सो फाइंड यूज इन इंडिजिशियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, तो काफ़ी सारे जो अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, दवाइयों के अंदर भी जो हनी है, शहद है, उसका काफ़ी यूज किया जाता है। आल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स, तो जो मक्खियाँ हैं वो बी वैक्स एक मोम जैसा पदार्थ है वो भी प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम पढ़ें, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, जो कि सौंदर्य सामग्री के जितने भी जो पदार्थ होते हैं वो इससे तैयार किए जाते हैं। और पॉलिश ऑफ वेरियस काइंड, जो पॉलिश वगैरह होती है अलग अलग शाइनिंग सरफेस वगैरह देने के लिए, तो उसमें भी बी वैक्स है वो यूज किया जाता है। प्रैक्टिसाइज्ड इन एनी एरिया हैविंग वाइल्ड श्रब्स फ्रूट और कार्ड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप, तो ये कहाँ पे की जाती हैं,
तो वाइल्ड श्रब्स का मतलब है जहाँ पे जंगली घास वगैरह है, जो फॉरेस्ट हैं उनके आसपास की जा सकती है। फ्रूट और कार्ड का मतलब है जहाँ पे फूलों के बगीचे हैं। और कल्टीवेटेड क्रॉप्स का मतलब जहाँ पे हम नॉर्मली एग्रीकल्चर से रिलेटेड खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ पे भी इनका जो कल्चर है, इनको पालन पोषण है वो किया जा सकता है। कॉमन स्पीशीज है जो हनी बी की, वो ज़्यादा यूज की जाती है, एपिस इंडिका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सक्सेसफुल बी कीपिंग, तो यदि बी कीपिंग अच्छे ढंग से करना है तो उसके लिए क्या क्या जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती है। नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिटेट्स ऑफ द बी, मक्खियों का जो रहने की जगह है, नेचर मतलब उनकी जो प्रकृति है, व्यवहार है उनका कैसा है, और हैबिट्स का मतलब उनकी आदतें कैसी हैं, उनका बड़ा इस चीज़ में नॉलेज होना जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन फॉर कीपिंग बी हिव्स, जो मधुमक्खी के छत्ते हैं उनको रखने की अच्छी जगह भी होनी चाहिए, उसका सिलेक्शन करना होता है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वाम्स ग्रुप ऑफ बीज, तो इसके अंदर कैचिंग मतलब उनको पकड़ना, हाइविंग का मतलब उनको छत्तों में रखना, स्वार्म्स का मतलब जो ग्रुप होते हैं बीज के उनको स्वार्म बोला जाता है। मतलब मधुमक्खियों को पकड़ के और उनके छत्तों में रखना भी एक मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। मैनेजमेंट ऑफ हाइव्स, जो छत्ते होते हैं उनका प्रबंधन करना ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में उनकी संभाल रखना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स, जो भी हम पदार्थ निकालते हैं उनकी जो हैंडलिंग है, उनको रख रखाव है और उनका जो कलेक्ट करना है, तो वो भी मेन पॉइंट्स में आ जाता है। तो जो हम प्रोडक्ट लेते हैं मधुमक्खियों से वो क्या रहता है, शहद और साथ में जो बी वैक्स है वो हम मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है फिशरीज। फिशरीज में मत्स्य पालन आ जाता है, मछलियों का पालन किया जाता है इसमें। तो इसके अंदर कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसमें क्या आ जाता है, कैचिंग मतलब पकड़ना, प्रोसेसिंग का मतलब पकड़ने के बाद जो भी प्रोसेसिंग होती है उनकी, या फिर उनकी जो सेलिंग है, बेचने से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो आ जाती है किसकी, फिश की या सेल फिश की। सेल फिश मतलब सेल्ड फिश होती हैं जो कि अपने ऊपर जो एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की सेल ली होती हैं, तो वो फिश भी इसके अंदर आ जाती हैं। और अदर एक्वेटिक एनिमल, कुछ दूसरे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, उनकी भी इसमें जो प्रोसेसिंग है, कैचिंग प्रोसेस है वो आ जाती हैं, जैसे झींगे वगैरह, क्रैब्स वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं इसमें। लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा हिस्सा फिश के ऊपर और जो फिश प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है, बड़ा निर्भर है। और जो अदर एक्वेटिक एनिमल हैं जैसे प्राण हैं, क्रैब हैं, लोबस्टर हैं, एडिबल ऊस्टर हैं। ऊस्टर वही हैं जो मोती वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। लोबस्टर भी ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो कि पकड़े जाते हैं खाने से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए, फीडिंग के लिए। तो इसके अंदर फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर कैटला, रोहू और कॉमन कार्प आ जाती हैं। और जो मैराइन फिशेज है उसमें हिल्सा फिश और सार्डाइंस मछलियाँ ये आ जाती हैं जो कि समुद्रों से पकड़ी जाती हैं। और जो फ्रेश वाटर फिश हैं उनको नदियों से पकड़ा जाता है। हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, तो जो कोस्टल रीजन हमको पता है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एरिया तटीय क्षेत्र है जो समुद्र के साथ लगता है, और काफ़ी सारी नदियाँ भी बहती हैं इंडिया में, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं। और जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, पैसे से रिलेटेड जो मदद मिलती है इंडिया को काफ़ी, इस उद्योग से, फिशरीज से बोल सकते हैं, जो मत्स्य पालन है इससे। प्रोवाइड इनकम, तो ये साथ में आमदनी का जो सोर्स है और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देता है। मिलियंस ऑफ फिशरमैन, काफ़ी सारे जो लाखों मछुआरों को ये रोजगार भी देता है और उनकी आमदनी का सोर्स भी है, स्रोत भी है। एंड फार्मर इन कोस्टल स्टेट, तो वही बात है, जो तटीय क्षेत्र हैं जो हमारे वो रीजन जो कि समुद्र के साथ टच करते हैं, तो उन रीजन्स में काफ़ी बड़े रोजगार का एक साधन है ये। डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो इनके अंदर यूज की जाती हैं ताकि जो प्रोडक्शन है, पैदावार है जो फिशेज की, उनको बढ़ाया जा सके। प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स हैज बीन इंक्रीज्ड थ्रू एक्वाकल्चर एंड पाइसिकल्चर, तो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका जो पैदावार है उनको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा चुका है। किस प्रोग्राम के जरिए, जो एक्वाकल्चर होते हैं, एक्वाकल्चर में सारे वो पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स वगैरह हैं उनका कल्चर आ जाता है। और पाइसी कल्चर का मतलब है जो मत्स्य पालन है उसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम के जरिए हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, इनके जो प्रोडक्शन है उसको इनक्रीज कर सकते हैं।